Good morning, children. Today we are going to do the second chapter of your book, Flamingo, which name is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. This chapter is written by Annie Jungs, and this story is divided into two parts. One part is Sometime I find soupies in the garbage, and second is I want to become a motor mechanic. Let's have a look on writer. Annie Jung was born in 1964 in Raulkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. So, if you will talk about the Annie Jung, she was born in राउरकेला में इनका जन्म हुआ था और ने अपना चाइल्डहुड और अपनी जो किशोरावस्था है वो हैदराबाद में ही स्पेंड की थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हैदराबाद में उन्हें अपनी एजुकेशन रिसीव की थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स और इनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों के दोनों यानी कि मदर और फादर राइटर थे. एनी जंग्स बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. एनी जंग्स जो थी उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एज अ राइटर किया था. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड and her authored several books. तो जो एनी जंग्स थी उन्होंने अपना करियर बिगिन किया था एज अ राइटर और कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं. वो न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स वगैरह लिखते हैं उनको कॉलमनिस्ट बोला जाता है. इंडिया में भी वर्क किया उन्होंने और एब्रॉड में भी, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है एंड हैज ऑथर सेवरल बुक्स यानी कि बहुत सी बुक्स की वो ऑथर्ड भी रह चुकी हैं. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो एक टाइटल लिया गया है इस स्टोरी को, ये क्या है, एक अंश है किसका, एक बुक है इनकी लॉस्ट स्प्रिंग. जो दिया गया है वो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है. हियर शी एनालाइजेस the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitations. तो इस चैप्टर में देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो ऑपरेस्ट किया जाता है गरीब लोगों को, उनकी पॉवर्टी को शो किया गया है और उनके ट्रेडिशन को किस तरीके से वो रहते हैं. और इसकी जो राइटर है उसने क्या की है, कठोर निंदा की है कि किस तरीके से उनका क्या किया जाता है, हमारी सोसाइटी के द्वारा, पीपल्स के द्वारा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है. एज वी नो दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज, विच मीन कि कभी कभी मुझे क्या होता है गार्बेज में से पैसे मिलते हैं. सो दिस टाइटल इज इंडिकेटिंग टू सम बॉयज हु आर कलेक्टिंग गार्बेज एंड दोज हु आर एनकाउंटर विद दी राइटर्स. तो कुछ बच्चे हैं जो जिनका एनकाउंटर होता है किससे, राइटर से, जो गार्बेज उठाने का काम करते हैं. और वी कैन से दे आर रैक पिकर्स, जो रैक पिकर्स होते हैं. तो जब राइटर एनकाउंटर होता है उनसे तो राइटर को उनके बारे में जानने का कुछ मौका मिलता है. वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में राइटर ने डिस्क्राइब की हुई है. सो लेट्स कम टू द चैप्टर. वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scrounging from gold in the garbage dump of my neighborhood. So here Annie Jungs was saying कि क्या होता है कि जब मेरा एक बच्चे से एनकाउंटर हुआ, यानी कि एक बच्चा था जो रैक पिकिंग करता था, कूड़ा उठाने का काम करता था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो. सुबह की बात थी जब मैंने देखा एक बच्चे को कि वो कूड़े के डंप से जो मेरे पड़ोस में है उसमें से कूड़ा उठा रहा था. तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि वाई डू यू डू दिस. तो साहिब ने आंसर दिया दैट वाज वेरी शॉक, मेक हिम शॉक्ड. फर्दर राइटर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट साहिब. साहिब left his home long ago, sat amidst
the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. तो साहिब जो था वो ग्रीन फील्ड के बीच में ढाका में रहता था. अब जो उसका घर है वो केवल एक मेमोरी बन के रह गया उसके लिए. उसकी मेमोरी में भी नहीं रहा है क्योंकि वो लोग वहाँ उस प्लेस को छोड़ के आ चुके हैं. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother told him. उसकी मदर ने उसे बताया था कि जिस प्लेस पे वो पहले रहते थे वहाँ पर आंधी वगैरह आई थी जिसके कारण उन्होंने क्या किया, अपना घर वगैरह छोड़ दिया था. That is why they left looking for gold in the big city where he now lives. अब जहाँ पर जिस सिटी में वो लोग रह रहे हैं अभी एट राइट नाउ विच प्लेस इज रीमापुरी, तो उस प्लेस पर वो क्या करते हैं, कूड़ा वगैरह कलेक्ट करने का काम करते हैं और उसमें उनको कुछ पैसे मिलते हैं, यानी कि जिसको गोल्ड कह रखा है यहाँ पे. सर्चिंग फॉर एमेट्स इन द मिडल ऑफ. तो ये क्या करते हैं, ढूंढने का काम करते हैं. किस पर? यहाँ पर गोल्ड कॉइन ढूंढने का काम करते हैं. और इसीलिए जो है इन लोगों ने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं है उनके करने के लिए. देन साहिब रिप्लाइड, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. वो कुछ दूरी पर देखते हुए राइटर को आंसर करता है कि मेरे पास कुछ और काम नहीं है करने के लिए. गो टू स्कूल, से आई ग्लिबली, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो मैंने उसे बोला कि स्कूल क्यों नहीं जाते तुम. मतलब मैंने बहुत जल्दी से उसे क्वेश्चन किया कि why do you not go to school as everyone wants to go to school. ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने उसे बोला, बिना सोचे समझे कि क्या मतलब क्या उसका रिजल्ट होगा ये भी नहीं सोचा मैंने, और कितना मीनिंगलेस क्वेश्चन मैंने उससे किया था. तो इस बात पर जो राइटर होता है, जो रैग पिकर होता है, वो आंसर देता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. तो उसने रिप्लाई किया मुझे कि जिस दिन मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल बनेगा तो मैं पढ़ने चला जाऊँगा, और जब भी स्कूल कंस्ट्रक्ट होगा देन आई विल गो देयर. तो इस बात को सुनकर जो राइटर है वो उससे क्वेश्चन पूछती है, फिर से कहती है, अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम पढ़ने आओगे अगर मैंने स्कूल स्टार्ट किया. हाफ जोकिंग यानी कि जोक मारते हुए उससे पूछती है. तो क्या था, दैट वॉज नॉट अ क्वेश्चन फॉर हिम. लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, जब 1 महीना हो गया रोज राइटर एनकाउंटर होती थी उस बच्चे से, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, और मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम, ही अनाउंस्ड. उसने बताया कि उसका नाम क्या है, साहिब आलम है. ही डज नॉट नो वट इट मीन्स. उसे ये भी नहीं पता था कि इस नाम का मतलब क्या है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. अगर उसे पता होता कि उस नाम का मतलब क्या है, यूनिवर्स का जो लॉर्ड होते हैं यानी कि बहुत बड़े जो गॉड होते हैं उनको हम बोलते हैं साहिब आलम उसको, और अगर उसे शायद ये पता चलता तो उस बात पर वो विश्वास भी नहीं कर पाता. अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम द स्ट्रीट, हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून्स. इस बात से बिल्कुल अनजान होते हुए जो रैग पिकर है जिसका नेम है साहिब, उनकी जो कंपनी है वो अपने फ्रेंड के साथ आते हैं सुबह क्या करने के लिए, गार्बेज इकट्ठा करने के लिए. आपने देखा होगा बहुत से जो रैग पिकर्स होते हैं वो ग्रुप में बिल्कुल रैग पिकिंग का काम करते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग नेक्स्ट टू डू. उनके पास कुछ और नहीं होता करने के लिए. वो क्या करते हैं, उससे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो अपने पेरेंट्स को देते हैं, जिससे शायद उनकी लिवलीहुड के लिए हम कह सकते हैं कि ये सब वर्क वो करते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग नेक्स्ट टू डू, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी टू गेट एजुकेशन. सो जो उनका ग्रुप होता था वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह, जैसे बर्ड्स होती हैं ग्रुप में आती हैं, चिड़ियाँ जो होती हैं और दाना वगैरह खा के फिर डिसअपेयर हो जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जो उनकी एंट्री होती थी वो भी कुछ इस तरीके से होती थी.
Over the month I have come to the recognize each of them. लगभग मुझे 1 महीना लगा होगा जिससे मैं क्या करने लगी, हर एक को अलग अलग पर्टिकुलरली पहचानने लगी कि कौन साहिब है और कौन कोई और है. Now come to the next slide. Why aren't you wearing chappals? I asked one. फिर बार बार क्या होता है, जब राइटर उस बच्चे से मिलती है तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाती है, तो एक बार वो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो. तो बच्चा रिप्लाई करता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ. ही आंसर्ड सिंपली. वो सिंपली आंसर करता है कि मेरी जो चप्पल हैं वो मेरी मदर है, वो अलमारी से निकालती ही नहीं है. इवन इफ शी डिड he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. तो एक दूसरा बच्चा था उसके साथ जो रैक पिकिंग का काम कर रहा था. वो कहता है पीछे से ऐड करते हुए कि अगर इसकी मदर निकाल भी देगी ना तो ये फिर भी क्या करेगा, उस शूज़ को फेंक देगा. तो वो बच्चा खुद जो ऐसा है जिसने क्या किया हुआ है, ऐसा शूज़ का पेयर पहना हुआ है जो आपस में मैच नहीं कर रहा है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तो क्या था when I comment on it, जब मैंने इस बात पे कमेंट किया तो वो अपने पाँव को तेज़ी से पटकने लगा. और एक जो दूसरा बच्चा है वहाँ पे वो बोलने लगा कि मुझे क्या चाहिए, शूज़ चाहिए. वो ऐसा बच्चा है जिसकी लाइफ का ही कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी एंड ऑल अदर थिंग्स. दे वर ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री. आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड. तो वो बताती हैं कि किस तरीके से कंट्री के पार जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं अपनी सिटीज़ में. और गांव में भी उसने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं उनके बारे में. ये कहा जाता है कि ये कोई क्या है, इसके लिए नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं. That is not about the lack of money. We can say that this has happened because they like to remain a barefoot. क्योंकि उन्हें पसंद है क्या करना, barefoot रहना, नंगे पाँव रहना. और हम कह सकते हैं कि वो उनका क्या है, एक ट्रेडिशन है. आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. तो वो कहती है कि मुझे इस बात से क्या होता है, बड़ा आश्चर्य होता है इस मैटर को सोच के कि ये क्या है, एक तरीके से परपीचुअल स्टेट है क्या करने की, किसी भी चीज़ को सोचने की. किस तरीके से, मतलब उसने इस बात का क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया कि मतलब क्या किया, अपनी गरीबी को छुपा के ये एक्सप्रेशन दिया कि ये क्या है, एक तरीके से ट्रेडिशन है क्या करना, शूज़ नहीं पहनना. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी once told me. As a great boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. So here writer is telling the story of the Udupi. Udupi is in the state of Karnataka. तो राइटर बताती हैं कि उन्हें एक याद आती है स्टोरी जो उडुपी की थी. एक यंग बच्चा था जो टेम्पल के बगल पर रहता था, वे हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट. और उसी टेम्पल पर उसके फादर क्या थे, पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो क्या करता था, रोज उस टेम्पल के आगे रुकता था और गॉड से प्रे करता था कि उसे क्या मिल जाए, जूतों का पेयर मिल जाए. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of a desolation. तो क्या हुआ, जब 30 साल बाद जो राइटर है वो उस प्लेस पे जाती है जहाँ पर वो बच्चा प्रे करता है, तो उसने देखा कि जो उनका गांव था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था. इन द बैकयार्ड, और जो पीछे बैकयार्ड था वहाँ पर वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट. अब वहाँ पर क्या रहने लगा था, एक नया पुजारी रहने लगा था. देयर वर रेड एंड प्लास्टिक चेयर्स
और जब उसने देखा वहाँ पे कुछ रेड और प्लास्टिक की चेयर लगी थी वाइट कलर की. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his school bag on a folding bed. तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए और उसने सॉक्स भी पहने हुए थे, शूज़ भी पहने हुए थे. तो वो हाफते हुए आता है वहाँ पे और अपना स्कूल बैग उस फोल्डिंग चारपाई जो होती है उसके ऊपर फेंकता है. Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddesses when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो उस सीन को देखकर राइटर को पुराना सीन याद आ जाता है, उस बच्चे का सीन जो प्रेयर करता है टेम्पल के आगे. तो वो बोलती है कि किसी और बच्चे की प्रेयर गॉड ने इस बच्चे को ग्रांटेड कर दी क्योंकि उसके पास क्या थे, पेयर ऑफ शूज़ थे. लेट मी नेवर लूज़ दैम. और वो अब ये प्रे कर रहा है कि भगवान उनको क्या करे, उनसे ना छीने. क्योंकि क्या है, ये एक इंडिकेशन भी है एक तरीके का, बिकॉज ही हैज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गोइंग टू स्कूल टू गेटिंग अ एजुकेशन विच द अर्लियर चाइल्ड हैड नॉट रिसीव. सो द गॉडेसेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वो शूज़. और ऐसे ही जो प्रिस्ट के बच्चे थे वो क्या पहनते थे, शूज़ वगैरह पहना करते थे, पुजारी के जो बच्चे थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन बहुत से रैग पिकर्स जो हैं वो मेरे नेबर में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, शूलेस रहते हैं, यानी कि वो शूज़ नहीं पहनते हैं. सो दैट वॉज अ स्टोरी विच राइटर इज टेलिंग टू अस. Now come to the next slide. My acquaintances with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on a periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. So क्या होता है, राइटर was discussing about रैग पिकर्स के बारे में राइटर बात कर रही होती है. तो बताती है कि उनमें से एक रैग पिकर होता है, उसके पुराने जान पहचान का होता है, वो उसको नंगे पाँव सीमापुरी प्लेस पे लेके जाता है. ऐसे प्लेस पे जो क्या है, बहुत मतलब दिल्ली का जो आउटर एरिया है, और इसमें से जो उसके जान पहचान का होता है एक रैग पिकर, वो उसको सीमापुरी लेके जाता है उस प्लेस पे. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अब ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं, रैग पिकर्स हैं जितने भी, वो ये कहा जाता है कि यानी कि स्क्वेटर्स मीन्स होता है मतलब फैले हुए हैं इस प्लेस पर. ये लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे. साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और इनमें से साहिब की फैमिली भी एक है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. जो सीमापुरी प्लेस है इसीलिए वो क्या बन गया, एक वेस्टलैंड टाइप का बन गया है, और सारे लोग क्या रहते हैं वहाँ पर, एक साथ रहते हैं. It is still is, but it no longer empty. ये स्थिर तो है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है ये प्लेस. एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो मिट्टी के हैं, विथ रूफ ऑफ अ टिन एंड अ टारपुलिन, डिवॉर्ड ऑफ अ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. सो ये जो प्लेस है मड से बने हुए हैं उनके घर, और ऊपर उनके घरों के ऊपर जो छत है वो टीन की है, या फिर टारपुलिन कह सकते हो कि जो तिरपाल होती है उसकी है. और जो जहाँ पर वो रहते हैं, जो सेवेज वाला एरिया है वो क्या है, ड्रेनेज रहित है, यानी कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी पूरा ओपनली खुला हुआ है, 24 घंटे उसमें वाटर जाता है गंदा. और उस प्लेस पे लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permit, but with ration card, and get their name on voters list and enable them to buy grains. तो ये यहाँ पर जिस प्लेस पर रह रहे हैं लगभग इनको 30 साल हो गए हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, केवल एक राशन कार्ड है उन लोगों के पास जिससे वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. और जो उनको इनेबल है, मतलब जिसके वो क्या कर सकते हैं, क्या पा सकें, ग्रेन वगैरह पा सकें, जिस ग्रेन पाने के योग्य हो सकें जिस राशन कार्ड से.
Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of a green field and river. सो व्हेन द राइटर गोज देयर, जब राइटर वहाँ पर जाती है, उनके प्लेस को ऑब्जर्व करती है, तो एक ओल्ड लेडी होती है, उससे वो क्वेश्चन पूछती है कि तुम अपना गांव छोड़ के क्यों आए, द व्हाट वाज द प्रॉब्लम देयर, आपने अपना जो प्लेस है वो क्यों छोड़ा. तो जो वुमेन है वो आंसर देती है कि किस प्लेस पे रहना, जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं सीमापुरी में, ये फार बेटर है बजाय कि किसके, वो ऐसी जगह पे रह रहे थे जहाँ पर उनको ग्रेन ही नहीं मिल रहा था. बिकॉज एट द प्लेस दे वर लिविंग अर्लियर दैट वॉज ढाका में, एक बांग्लादेश में था. तो उस प्लेस पे क्या था, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, पानी की फैसिलिटीज़ नहीं, ग्रेन की फैसिलिटी नहीं. तो वो कहते हैं कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम इस प्लेस पे रह रहे हैं और एग पिकिंग का वर्क कर रहे हैं. तो एक ओल्ड वुमेन है वो इस सेंटेंस को कहती है, और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अगर हम रात को क्या करें, कभी ऐसा दिन हो कि हम रात को जब सोने जा रहे हैं और हमारा पेट क्या हो, खाली हो, उस दिन हमें खाना ही ना मिला हो, तो ये फार बेटर है कि हम अपने गांव छोड़कर यहाँ आए हैं, क्योंकि वहाँ पर नो सोर्स ऑफ इनकम थी और ना ही उनको कुछ खाना मिलता था खाने के लिए. Whenever they find food, they pitch their tents that become a transient home. और जब जब उन्हें कोई ऐसा प्लेस मिलता था जहाँ पर उन्हें खाना प्रोवाइड हो, वो वहीं पे अपने टेंट वगैरह गाड़ लेते थे और उसी जगह पर रहते थे. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग अ पार्टनर्स इन सर्वाइवल. और जो चिल्ड्रन होते थे वो वहीं पे बड़े होते थे उसी एरिया पे, और फिर वो भी उनके पार्टनर बन जाते थे सर्वाइवल में. यानी कि जीवित रहने के लिए जो भी अर्निंग करते थे बड़े लोग, वही छोटे लोग भी करते थे, जैसा कि साहिब का वर्क था क्या करने का, रैक पिकिंग का. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. और सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स केवल क्या था, रैक पिकिंग करना. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. तो इस टाइम को, मतलब इस काम को करने के लिए, अच्छे से गेन करने के लिए उनको क्या लगा, कुछ समय लगा. गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ. तो क्या है, जो गार्बेज है वो इन सारे बच्चों के लिए, यानी कि जितनी भी फैमिलीज जो सीमापुरी पर रहती हैं, वो क्या है, गोल्ड है. क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट गार्बेज दे आर एबल टू अर्न देयर ब्रेड. यानी कि वही, मतलब जो पैसा उन्हें रैक पिकिंग से मिलता है, उसी से वो क्या करते हैं, अपनी डेली ब्रेड लेते हैं. रोटी रोजी रोटी है उनकी, कह सकते हैं हम. रूफ ओवर देयर हेड्स मतलब क्या है, उनके घर की छत है, चाहे वो जो छत है वो क्या हो, लीकिंग करती हुई क्यों ना हो. यानी कि ऐसी छत जो लीक होती हो, ऐसी ही क्यों ना हो, लेकिन दैट इज़ बेटर दैन टू लिव देयर. क्योंकि ये जो छत है, ये जो प्लेस है, यहाँ पर रह के इनको एटलीस्ट 2 वक्त की या फिर 1 वक्त की कह सकते हैं रोटी तो मिलती है. बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर. और चिल्ड्रन के लिए ये तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि एज साहिब यूज टू से दैट समटाइम ही फाइंड्स रुपीज़ इन द गार्बेज, कि उसको कभी कभी क्या मिलता है, गार्बेज में रुपी भी मिलता है. Now come to the next slide. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lightening up. तो जो बच्चा होता है साहिब, वो कहता है कि मुझे कभी कभी क्या मिल जाता है, गार्बेज में रुपी मिल जाता है, और कभी कभी मुझे 10 का नोट भी मिलता है. सो हैव यू नोटिस हिज हैप्पीनेस एज ही वर्किंग एज अ रैक पिकर. ही डज नॉट नो what his future will be, and continuously he is doing that work, and he feel happy when he get 10 rupees or 1 rupees coin in the garbage dump.
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो रैग पिकर है उसकी मतलब उसे कितनी खुशी हो रही है काम करने में, बिकॉज ही डजेंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ही इज अ चाइल्ड। अभी क्या है, वो बच्चा है, उसे कोई इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है एजुकेशन की, और व्हेन ही गेट द मनी उसे बहुत खुशी होती है। तो साहिब बोलता है, उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी जब वो बताता राइटर को कि मुझे पैसे मिलते हैं गार्बेज के डंप में। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग। तो राइटर से बोलती है, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ अ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग। तो कहती है कि जब क्या होता है, तुम्हें गार्बेज के डंप में, हीप में जब तुम्हें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो तुम इस काम को करना बंद नहीं कर देते। यानी कि फिर तुम्हें सेटिस्फेक्शन हो जाता होगा, उसके बाद तुम नहीं लेना चाहोगे और पैसे। तो इस बात का रिप्लाई करता है वो, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और ही रिप्लाइड, फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो वो कहता है कि क्या मतलब, अगर मैं क्या कर दूंगा, इस काम को स्टॉप नहीं करूंगा, दोबारा से करूंगा, तो मे बी ये चांसेस हो सकते हैं कि आई कैन गेट द रुपीज़ इन अनदर टाइम, कि मुझे दोबारा भी वो पैसे मिल जाए। तो अगर बेसिकली बात करते हैं किसके लिए, बच्चों के लिए, ये क्या है, एक इट्स अ मीन अ रैप इन अ वंडर, यानी कि एक तरीके से कोई बंद की हुई चीज जो क्या है, जिसे खोल के क्या हो, आश्चर्य हो, यानी कि सडनली उनको कुछ मिल जाए। लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या है, इट्स मीन क्वाइट डिफरेंट। पेरेंट्स के लिए इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, यानी कि उनके जीवित रहने के लिए क्या है, उनकी रोजी रोटी का वर्क है। One winter morning, I see Sahib standing by a fancied gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in a white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper let me use the swing. तो एक मॉर्निंग की बात है जब दोबारा से राइटर उस जगह पर जाती है, तो वो देखती है कि जो साहिब है वो एक चार दीवारी के गेट बना था, उसके बाहर से खड़ा होता है, उसकी पड़ोस में ही एक क्लब होता है वहाँ पर। तो वो जो बच्चा होता है, साहिब होता है, वो दो लोगों को मैच खेलते हुए, टेनिस खेलते हुए देखता है और कहता है कि मुझे गेम बड़ा पसंद है। और कहता है कि मुझे कभी कभी क्या करता है, जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है और मैं क्या करता हूँ, कुछ झूलों पे बैठता हूँ, इंजॉय करता हूँ। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो एक बार राइटर को फिर से लास्ट में साहिब मिलता है, तो उस दिन साहिब अपना मिल्क बूथ पे जा रहा होता है, इन हिज हैंड इन अ स्टील कनेस्टर। और जब मैंने उसे देखा तो उसके हाथ में क्या था, कि स्टील का कनेस्टर था। नाउ आई वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो वो राइटर को बताता है, एक दुकान दिखाते हुए, उसको पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो जो सामने दुकान है वहाँ पर उस टी स्टॉल पर मैं क्या करता हूँ, वर्क करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो वो बच्चा जो होता है वो बड़ी खुशी से रिप्लाई करता है कि मुझे उसके बदले में क्या मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं और 2 टाइम का खाना मिलता है मेरा। तो राइटर अपने आप से क्वेश्चन करती है, क्या उसे ये जॉब पसंद है कि नहीं। आई आस्क हिम, मतलब उसने उससे क्वेश्चन किया। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और जब मैंने देखा उसके फेस को तो ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे ने, मतलब एक जो केयर फ्री लुक था वो क्या हो चुका था, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो। तो क्या थे, जो स्टील के कनेस्टर्स थे वो क्या थे, उससे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे, बजाय कि कुछ किसके, जो प्लास्टिक का बैग पहले से वो लेके जाया करता था जब वो क्या करता था, रैक पिकिंग करता था। सो हियर राइटर इज वांट टू से दैट क्या था, जो साहिब आलम था, he was not happy by doing this all work, because if we will talk about the Sahib, earlier he was his own master, he was working according to his whim. But if we will talk about the present time, so here he is working according to the
shopkeeper, or we can say according to his master. So that was the first part of the story. I hope you understand this all. Thank you.